Hi everyone, welcome to my channel once again. For those of you who do not know me, my name is Richa Sharma and I am an English language trainer by profession. I have been teaching students English language, grammar and literature for more than 3 years now. I moved to Canada last year as a permanent resident. I made this channel with the aim of sharing information relating to improving your band score in IELTS and also Canadian immigration. तो इस सीरीज में Canadian immigration की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर करा था कि कैसे अगर आप एक इंटरनेशनल ग्रेजुएट हैं किसी भी अटलांटिक प्रोविंस में तो आप PR के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अगर आप कनाडा से बाहर हैं पर आपके पास कम से कम 1 साल का हाई स्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस है तो आप कम बैंड स्कोर के साथ भी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं या PR के लिए एलिजिबल हैं अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंडर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर एड्यू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अगर आप आउटसाइड कनाडा हाई स्किल्ड वर्कर या सेमी स्किल्ड वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, आप कनाडा में PR के तौर पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सो देयर आर 2 कैटेगरीज। जो तीसरी कैटेगरी थी वो हमने कल की वीडियो में डिस्कस करी थी कि कैसे अगर आप एक इंटरनेशनल ग्रेजुएट हैं जो किसी भी एक अटलांटिक प्रोविंस से पढ़ रहा है या पढ़ रही है वो कैसे PR के लिए एलिजिबल है। और आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो कनाडा से बाहर रहकर PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बट वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर उतना स्कोर नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कम है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले है कि इसमें क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस आपको क्या चाहिए। सो जब हम क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं तब हमारे पास ये शो करना जरूरी है कि आपके पास एटलीस्ट 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और कनाडा में 1 साल का एक्सपीरियंस मतलब 30 घंटे पर वीक आपने काम किया है जिसका टोटल बनता है 1560 आवर्स। और ये जरूरी नहीं है कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस वर्क एक्सपीरियंस हो जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री में होता है कि एक्सप्रेस एंट्री में देयर कैन नॉट बी एनी ब्रेक। जैसे कि अगर आप 8 महीने काम करते हो, 2 महीने की छुट्टी और उसके बाद आपने बाकी काम करके अगर 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट किया तो यू विल नॉट बी एलिजिबल। बट इस केस में ये अगर एक्सपीरियंस आपका नॉन कॉन्टिन्यूअस भी हो यानी कि लगातार अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो पिछले 3 साल में आपका टोटल एक्सपीरियंस जो है वो फुल टाइम के बराबर होना चाहिए तब भी आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन FSW फेडरल स्किल्ड वर्कर स्कीम और अटलांटिक हाई स्किल्ड या सेमी स्किल्ड कैटेगरी में। उसके बाद क्या है कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक पेड वर्क होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अनपेड इंटर्नशिप। इसमें हमेशा आपने जो भी काम किया उसके आपको पेड यानी कि आपको सैलरी मिलनी जरूरी है। उसके बाद है कि आप कौन सी ऑक्यूपेशन में ट्राई कर सकते हैं, किस ऑक्यूपेशन में आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आप हाई स्किल्ड कैटेगरी की या हाई स्किल्ड प्रोग्राम की बात करें तो आपके पास O, A और B कैटेगरी का एक्सपीरियंस काउंट होगा। और अगर आप बात करते हैं सेमी स्किल्ड प्रोग्राम की तो उसमें आप स्किल लेवल C पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज टू नोट हियर क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री में आप सिर्फ O, A और B लेवल में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप PR के लिए एलिजिबल हैं। बट इस प्रोग्राम के अंडर अटलांटिक प्रोविंसेस के अंडर आप NOC लेवल C तक की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्या एक्सेप्शंस हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि सेमी स्किल्ड प्रोग्राम में C कैटेगरी जो है वो भी ऐड हो जाती है। उसके साथ साथ अगर आपके पास स्किल लेवल B का एक्सपीरियंस है तो आप जॉब ऑफर इन 4 कैटेगरीज में लेके भी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो कैटेगरीज हैं ये स्पेसिफिकली नर्सेस के लिए है। अगर आप प्रैक्टिकली रजिस्टर्ड नर्स हैं,
साइकियाट्रिक नर्स हैं या वैसे ही रजिस्टर्ड नर्स हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ परमानेंट रेजिडेंस इन कनाडा अंडर अटलांटिक प्रोविंशियल प्रोग्राम। अगर आपके पास जॉब ऑफर है इन 4 कैटेगरीज का, जो है नॉक नंबर 3413 या फिर 4412। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जो आपको बताएगा कि नॉक जो है उसकी क्या डेफिनेशन है, कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सी जॉब आती है। उसके बाद है जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट्स फॉर AIHP, विच मीन्स हाई स्किल्ड प्रोग्राम की जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब अगर आप जॉब ऑफर की बात करें तो आप सबने LMIA वर्ड जरूर सुना होगा, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। उसमें क्या होता है कि बताया जाता है दैट वी नीड अ फॉरेन नेशनल टू फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि कनाडा में हमें एक एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अब अटलांटिक प्रोविंसेस में क्या है कि आपके एम्प्लॉयर को LMIA के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स हैं स्टेट के साथ। उन्होंने पहले से ही प्रोविंस के साथ अपनी इच्छा जाहिर करी होती है कि हमें बाहर से लोगों को मंगवाना है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोविंस की वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो ऑल यू नीड टू डू इज कि आप डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर जो प्रोविंस के साथ एसोसिएटेड है बाहर से बंदे रिक्रूट करने के लिए, उसको आप संपर्क करेंगे और वो आपको एक जॉब ऑफर लेटर देगा। और जॉब ऑफर लेटर वो क्या होना चाहिए, अगर आप हाई स्किल्ड कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जॉब ऑफर जो है वो फुल टाइम होना चाहिए, एक बात तो, और दूसरा कम से कम 1 साल का होना चाहिए। अब ये जो 1 साल की रिक्वायरमेंट है वो हाई स्किल्ड कैटेगरी के लिए है, और ये नॉन सीजनल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आपको 2 महीने काम नहीं मिलेगा साल में, इट शुड बी नॉन सीजनल, विच मीन्स थ्रू आउट द ईयर आपके पास जॉब होनी चाहिए। और इसमें कौन कौन सी स्किल्स आएंगी, एज आई सेड अगेन अर्लियर एज वेल की AIHP जैसे कि हाई स्किल्ड हैं तो O, A और B लेवल की आएंगी, ठीक है। और इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट और अटैच होना चाहिए, या फिर जॉब ऑफर ही बताए कि ये प्रोविंशियल सर्टिफिकेट ऑफ एंडोर्समेंट के साथ सपोर्टेड है, विच मीन्स कि इसको प्रोविंस ने चेक किया है, ये जेन्युइन है और जो एम्प्लॉई है वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है इस जॉब को निभाने की। ये सारी लेटर ऑफ सपोर्ट उसके साथ होनी चाहिए। उसके बाद सेमी स्किल्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सेम है कि डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, प्लस इसमें क्या है इनडिटर्मिनेट एम्प्लॉयमेंट है। उस वाले ऑफर लेटर में जो हाई स्किल्ड है उसमें एटलीस्ट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एम्प्लॉयर आपको 1 साल के लिए काम देगा जब तक आपकी PR नहीं आती, या PR जब आ जाएगी, राइट। इसमें इनडिटर्मिनेट है, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको 1 साल ही है, उसके बाद का भी हो सकता है, और ये नॉन सीजनल होगा। अब इसमें O, A, B के साथ साथ C कैटेगरी भी ऐड हो सकती है, और सेम सपोर्टेड बाय प्रोविंशियल सर्टिफिकेट ऑफ एंडोर्समेंट, ये जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं होता देन योर जॉब ऑफर लेटर विल नॉट बी वैलिड। उसके बाद है सेटलमेंट फंड्स। अब सबने सुना होगा कि हमें कुछ ना कुछ फंड्स शो करने पड़ते हैं अगर हम कनाडा से बाहर PR के लिए अप्लाई करते हैं, और वो क्यों होता है, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने आप को सपोर्ट कर सको। बट इसमें एक मेजर डिफरेंस है एक्सप्रेस एंट्री और अटलांटिक प्रोविंस में। वो क्या है कि क्योंकि इसमें आपके पास हमेशा ही जॉब ऑफर रहता है, आपको PR तभी मिलेगी अगर आपके पास जॉब ऑफर है, तो आपको जो फंड्स शो करने हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम है एक्सप्रेस एंट्री के मुकाबले। इनफैक्ट वो 50% ही रह जाते हैं। और ये फंड्स अब कैसे होने चाहिए, एक तो आपके पास तुरंत वो अवेलेबल होने चाहिए और ट्रांसफरेबल भी होने चाहिए, कि अगर आपके इंडियन अकाउंट में वो हैं एंड इफ दे गिव यू अ कैनेडियन PR तो आप उनको ट्रांसफर कर सको किसी कैनेडियन बैंक में। और ये कोई भी उधार के नहीं होने चाहिए, कोई लोन नहीं होनी चाहिए, कोई डेट नहीं होनी चाहिए, ये टोटल फंड होना चाहिए आपका। उसके बाद है sufficient to support the initial establishment in Canada, जैसे आपने घर का किराया देना है, ग्रोसरीज लेनी है, तो उतने के लिए वो sufficient हो। अब sufficient funds आप कैसे डिटरमिन करोगे, फैमिली साइज के अकॉर्डिंग, और फैमिली साइज में आप
चाहे कोई आपका हस्बैंड, वाइफ या आपके बच्चे आपके साथ आ रहे हैं या नहीं, पर आपको उनको उनमें इंक्लूड करना होगा क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट है और आप यहाँ से भी तो उनको खर्चा भेजोगे ना, तो इसलिए आपको उनको इंक्लूड करना है इसमें। तो ये है फंड्स जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अकेले PR लगा रहे हैं, इफ यू आर सिंगल देन यू विल नीड $3,240 टू अप्लाई। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं देन यू विल नीड दिस मच, और अगर आप 3 हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ किड देन यू विल नीड दिस वन एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा, राइट? अब इसमें एक ध्यान देने की बात है कि अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं तब आपको कोई फंड जरूरी नहीं है शो करने। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर आपको फंड शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, यू नो हाउ टू सर्वाइव एंड यू आर वर्किंग ऑन द जॉब, तो आपको जरूरत नहीं है फंड शो करने की। लास्ट में आती है कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में अगर आप देखें तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में अगर हम आइल्स की बात करें, क्योंकि आइल्स ज्यादातर लोग देते हैं, मेजर डिफरेंस इज इन आइल्स स्कोर, क्योंकि आपको जनरल एग्जाम देना है। एक्सप्रेस एंट्री में वैसे तो एलिजिबिलिटी 6 बैंड्स की है, बट लोग कहते हैं कि अगर आपके 8,777 आएंगे तो आपको स्कोर ज्यादा हाई हो जाएगा एंड इनवाइट आने के ज्यादा चांसेस हैं। बट आजकल 8,777 से भी बात नहीं बन रही है, इसीलिए बहुत लोग अटलांटिक के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बैंड रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल यू विल जस्ट नीड 3.5 बैंड्स इन रीडिंग, 4 in writing, 4.5 in listening and 4 in speaking, which is an easy target, right? So ये सारी requirements थी। मेन इनमें है जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट, सेटलमेंट फंड्स और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, जो तीनों ही बहुत कम है as compared to express entry. If you still have any doubts in your mind, please feel free to comment in the comment section below so that I can answer and I'll be happy to help you with those. And thank you for watching the video, and do not forget to like, share and subscribe to this channel. Thank you. Take care. See you in the next video. Bye bye.